हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड द्वितीय वर्ष, उसमें जो कंपलसरी पेपर पढ़ना है जिसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। आज हम लोग उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में, टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। तो हम लोग देखते हैं शिक्षण का क्या अर्थ है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम की अपेक्षा शिक्षण का प्रत्यय जटिल होता है क्योंकि सामाजिक दर्शन, शासन का स्वरूप, सामाजिक मान्यताएं आदि शिक्षण के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। तो ये रहा शिक्षण का अर्थ। अब हम लोग दो चार परिभाषाएं देख लेते हैं शिक्षण की। तो शिक्षण की जो पहली परिभाषा है वो क्लार्क महोदय ने दी है। उनके अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसीलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। ये रहा क्लार्क महोदय के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं रायबर्न के अनुसार। शिक्षण एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है। तो ये रहा हमारा शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक तंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ। तो हम लोग देखेंगे एक तंत्रात्मक शासन में शिक्षण का क्या अर्थ है और उसके बाद देखेंगे लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक तंत्रात्मक शासन में शिक्षण का क्या अर्थ है। एक तंत्रीय शासन में नौकरशाही की इच्छा प्रमुख होती है। इस प्रकार के शासन में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक का स्थान मुख्य तथा छात्र का स्थान गौण होता है। मतलब जो एक तंत्रात्मक शासन है उसमें शिक्षक का मुख्य स्थान होता है और छात्र का गौण स्थान होता है। इसमें छात्र शिक्षक को आदर्श मानते हैं और शिक्षक छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है। छात्र की सभी क्रियाओं को शिक्षक दिशा प्रदान करता है कि वह क्या सोचे, क्या करे, कैसे करे। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक तंत्रात्मक शासन में शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ क्या है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। इसमें सामान्य जनता की इच्छा ही सर्वोत्तम मानी जाती है। लोकतंत्र में शिक्षण को अंतःक्रिया माना जाता है। इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया होती है। इस शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों को क्रियाशील रहना पड़ता है। मतलब जो एक तंत्रात्मक शासन था उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका थी और जो लोकतंत्रात्मक शासन होता है इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही उतने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जैसे एक तंत्रात्मक शासन में था कि शिक्षक के व्यक्तित्व से शिक्षार्थी प्रभावित होते थे। इनमें और जो लोकतंत्रात्मक शासन है, लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो ये रहा हमारा एक तंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ और लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ है। एक तंत्रात्मक शासन में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है और जो लोकतंत्रात्मक शासन है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जो परिभाषा हम लोगों ने दी थी उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लार्क के अनुसार आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसीलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। तो ये रही हमारी दोनों परिभाषाएं और शिक्षण का अर्थ। तो शिक्षण का अर्थ और परिभाषा हो गया। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शिक्षण की प्रकृति। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण की कौन कौन सी प्रकृति है उसको एक एक करके। तो जो हमारी पहली शिक्षण की प्रकृति है वो है शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण एक सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसको थोड़ा सा विस्तार में हम लोग देखेंगे। शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण की क्रियाएं किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। तो ये रहा हमारा पहला शिक्षण की प्रकृति। अब हम लोग अगला देखते हैं। शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण तथा छात्र समूह में ही संपादित की जाती है। शिक्षा के माध्यम से ही जीविकोपार्जन संबंधी
उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसीलिए शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए यह नितांत आवश्यक है। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बालकों का विकास करना होता है। शिक्षण के माध्यम से ही बालकों के विकास में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण के द्वारा बालकों का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तथा प्रयोगात्मक विकास किया जाता है। जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। ब्लूम ने शिक्षण के 3 पक्षों को स्वीकार किया है। शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। इन्हीं 3 पक्षों से शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हुए छात्र के ज्ञान का विकास कर सकता है। जो हमारी अगली शिक्षण की प्रकृति है उसको देखते हैं। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला के रूपों में भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं अनुभूतियों का उपयोग होता है। इनका उपयोग शिक्षण की परिस्थितियों एवं प्रस्तुतिकरण में अनायास ही किया जाता है। इसी प्रकार शिक्षण की क्रियाओं तथा शिक्षक व्यवहार का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ रूप से करने के लिए निरीक्षण प्रविधियों का विकास किया जा चुका है। शिक्षण प्रतिमान भी विकसित हो चुके हैं। यह शिक्षण में विज्ञान की देन है। मतलब एक प्रकार से कहा जा सकता है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। जो हमारा अगला प्रकृति है उसको देखेंगे। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। इससे शिक्षक अपने छात्रों की कमियों का पता लगाकर उनका उपचार और सुधार करता है। अर्थात शिक्षक छात्रों के पिछड़ेपन का पता लगाकर अपने शिक्षण के माध्यम से उसका उपचार करता है। अब हम लोग अगली प्रकृति देखते हैं। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंदर किए जाने वाली समस्त क्रियाएं आती हैं। इसमें शिक्षक तथा छात्रों के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित होते हैं, जैसे उपलब्धि तथा निष्पत्ति कार्य, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियों का विस्तार आदि। अब हम लोग अगली शिक्षण की प्रकृति देखते हैं, जो है शिक्षण का मापन किया जाता है। शिक्षण का मापन शिक्षक के व्यवहार के रूप में किया जाता है। शिक्षक के व्यवहारों का मापन और व्यवहारों के स्वरूप का विश्लेषण निरीक्षण विधियों के द्वारा किया जाता है। तो ये रहा शिक्षण का मापन किया जाता है। ये भी एक प्रकृति है शिक्षण की। अब हम लोग अगली प्रकृति देखते हैं, जो है शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण तर्कों पर आधारित होती है, क्योंकि शिक्षण का नियोजन शिक्षक की तर्क शक्ति पर ही आधारित होती है। शिक्षक पाठ्य वस्तु का संश्लेषण एवं विश्लेषण अपनी तर्क शक्ति के द्वारा ही करता है। तो ये रही हमारी सारी जो शिक्षण की प्रकृति है वो। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं उसको। तो हम लोग देखते हैं शिक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर शिक्षण के निम्नलिखित प्रकार बतलाए हैं, जिनमें से पहला है शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर। मतलब शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे उद्देश्यों के आधार पर कितने प्रकार का शिक्षण हो सकता है। तो जो पहला है वो है ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा भावात्मक शिक्षण, तीसरा क्रियात्मक शिक्षण। तो अब हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे विस्तार से। शिक्षण के 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ज्ञानात्मक शिक्षण क्या है। तो देखते हैं ज्ञानात्मक शिक्षण। इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष अथवा व्यवहार को विकसित एवं पुष्ट करना होता है। और जो हमारा अगला है भावात्मक शिक्षण, उसको देखते हैं। इसमें भावात्मक पक्ष को विकसित करने की प्रमुखता दी जाती है। भावात्मक पक्ष रुचियां, अभिवृत्तियां, मूल्यों एवं संवेगों से संबंधित उद्देश्यों की व्याख्या करता है।
जो हमारा अगला उद्देश्य के आधार पर शिक्षण है वो है क्रियात्मक शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन की ओर ध्यान दिया जाता है। उद्दीपन कार्य करना, नियंत्रण, संयोजन, स्वाभिकरण, आदतीकरण का निर्माण आदि क्रियात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर हैं। तो ये रहा हमारा उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार। ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण। अब जो हमारा अगला शिक्षण का प्रकार है उसको देखते हैं। शिक्षण के स्तरों के आधार पर, मतलब शिक्षण स्तरों के आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें विचारहीन से अधिक विचारपूर्ण तर्क की क्रियाएं की जाती है। इस क्रम को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्मृति स्तर शिक्षण, दूसरा बोध स्तर शिक्षण, तीसरा चिंतन स्तर शिक्षण। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्मृति स्तर शिक्षण क्या है। स्मृति स्तर शिक्षण में ऐसी अधिगम परिस्थितियां विकसित की जाती हैं जिससे कि छात्र पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सके। इस स्तर का प्रत्यास्मरण तथा रटने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला बोध स्तर शिक्षण। बोध स्तर शिक्षण क्या है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में यह प्रयास किया जाता है कि केवल किसी तथ्य को याद ना रखा जाए अपितु उसे समझ भी लिया जाए। तो ये रहा हमारा स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण। अभी स्तरों के आधार पर एक शिक्षण और बचा है जो है चिंतन स्तर शिक्षण। इसको हम लोग देखते हैं। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होती है। शिक्षक छात्रों के सामने कई ज्वलंत समस्याएं प्रस्तुत करता है जिस पर छात्र सक्रिय एवं अभिप्रेरित होकर स्वयं चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। इस स्तर पर छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या समाधान खोजते हैं और स्वयं को अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील तथा सक्रिय छात्र बनाते हैं। तो ये रहा हमारा शिक्षण के स्तरों के आधार पर 3 प्रकार के शिक्षणों को हमने देखा। अब जो हमारा अगला है शिक्षण के प्रकार उसको देखते हैं शासन प्रणाली के आधार पर। तो हम लोग जानेंगे शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के क्या क्या प्रकार हैं। तो पहला हो जाएगा एक तंत्रीय शिक्षण, दूसरा लोकतंत्रीय शिक्षण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक तंत्रीय शिक्षण क्या है। जिस प्रकार एक तंत्र शासन प्रणाली में राजा की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार इस शिक्षण में शिक्षक के इच्छानुसार ही छात्रों को रहना पड़ता है। इसमें छात्र एक मौन श्रोता होता है, शिक्षक की सक्रियता एवं प्रधानता रहती है। तो ये रहा हमारा एक तंत्रीय शिक्षण। अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्रीय शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र को अधिक से अधिक अंतःक्रियाएं करने की छूट दी जाती है। शिक्षक एक मित्र, निर्देशक अथवा पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं। यह शिक्षण मानवीय संबंधों, सिद्धांतों आदि पर आधारित होता है। तो ये रहा हमारा शिक्षण के प्रकार। पहला हो गया था शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर, शिक्षण स्तरों के आधार पर, शिक्षण शासन प्रणाली के आधार पर। तो इनको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला टॉपिक। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उन्हें कहा जा सकता है जिनका जन्म अधिकतर मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में हुए विभिन्न प्रयोगों व सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ हो। ये सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावोत्पादक बना देते हैं। शिक्षण के ये कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो इनमें जो पहला है वो है प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसको हम लोग देखते हैं कि प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है। शिक्षण का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो शिक्षण के उपरांत भी चलता रहता है। इसमें बालक को मानसिक रूप से इस बात हेतु प्रोत्साहित किया जाता है कि
वह सही उत्तर तक पहुंच जाए। अगर वह सही उत्तर बता दे तो उसे भविष्य हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें सकारात्मक पुनर्बलन जैसे प्रशंसा करना, पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देना और इसी प्रकार के अन्य प्रोत्साहित करने वाले उपायों को दिया जाना चाहिए। इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, नकारात्मक पुनर्बलन ना दे। इसी के साथ एक प्रतिपुष्टि भी जुड़ा हुआ है, जिसमें बालक की उपलब्धि के आधार पर उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इससे बालक में सीखने की गति तेज हो जाती है। प्रतिपुष्टि सदैव पुनर्बलन पर आधारित होती है। परोक्ष रूप से अगर यह कहा जाए कि प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो गलत नहीं होगा। तो ये रहा हमारा प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं अगला जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है शिक्षण का, उसको अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। शिक्षण का यह सिद्धांत मनोविज्ञान के अधिगम का मेरुदंड है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में छात्र को विषय वस्तु या पाठ वस्तु के प्रति अभिप्रेरित करना और रुचि उत्पन्न करना शिक्षक के लिए चुनौती भरा कार्य होता है। इसीलिए शिक्षक को ऐसी शिक्षण योजना बनानी चाहिए जिसमें छात्रों की अभिप्रेरणा एवं रुचि का प्रबंधन हो। रुचि व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने तथा अधिगम प्रदान करने के सिद्धांत की कुंजी है। तो ये रहा हमारा अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। मतलब किसी भी शिक्षण के लिए रुचि का होना अत्यंत आवश्यक है। जो हमारा अगला शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है तीसरा, उसको देखते हैं, सहानुभूति एवं सहयोग का सिद्धांत। शिक्षक सहानुभूति और सहयोग के सिद्धांत का पालन करके छात्रों में कई प्रकार के मूल्यों का विकास कर सकता है तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने में सहायक हो सकता है। शिक्षक और छात्र परस्पर एक दूसरे को समझते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ सक्रिय एवं सहानुभूत सहयोग रखते हुए उनकी मुश्किलों को सरल बनाकर अधिक प्रोत्साहन व अमूल्य सुझाव दे सकता है। ऐसा करने पर कक्षा का पूरा वातावरण प्रेरणादायक और सजीव बन जाता है। तो ये रहा हमारा सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। अब हम लोग अगला सिद्धांत देखते हैं, सृजनात्मकता का सिद्धांत। शिक्षा की प्रत्येक अवस्था में शिक्षण के द्वारा छात्रों की सृजनात्मकता शक्ति का विकास होना चाहिए। शिक्षण में छात्रों को प्रभावपूर्ण स्व अभिव्यक्ति के ऐसे मौके दिए जाने चाहिए जिससे उनकी छिपी हुई योग्यता, अन्वेषण की प्रवृत्ति, क्षमता, स्व अभिव्यक्ति में नवीनता आदि गुणों का विकास हो सके। छात्रों में स्व अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मकता का विकास कर नए विचार, नई खोजें और मौलिकता युक्त क्रियाओं की ओर अग्रसर किया जा सकता है। ये रहा हमारा सृजनात्मकता का सिद्धांत। जो अगला सिद्धांत है उसको हम लोग देखेंगे, तत्परता का सिद्धांत। हम लोग देखते हैं तत्परता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार बालक के सीखने की उपयुक्त परिपक्वता है। मानसिक तत्परता के अभाव में छात्र भली भांति सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। इस संदर्भ में पियाजे का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा मानसिक विकास का संबंध होता है। अतः शिक्षक को शिक्षण के समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बालक मानसिक रूप से शिक्षण विषय वस्तु को सीखने के लिए तैयार है या नहीं। बालक की तत्परता का ध्यान रखकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये रहा तत्परता का नियम। तो तत्परता का सिद्धांत हो गया। अब हम लोग अपना अगला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखते हैं शिक्षण का, जो है समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छात्र समूह में अच्छी तरह से सीख सकते हैं। शिक्षक को शिक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी एक छात्र के लिए शिक्षण नहीं कर रहा है, वह पूरे छात्रों के समूह के लिए शिक्षण कार्य कर रहा है। इसीलिए उसमें समूह गत्यात्मकता की मानसिकता अवश्य होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखते हैं, जो है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही किसी भी प्रकार के अधिगम को जाना जाता तथा समझा जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही छात्र प्रारंभ में
बहुत चीज़ों के बारे में बिना बताए ही जान जाता है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही वह पहचान, विभेदीकरण, प्रयोग तथा सामान्यीकरण करना सीख जाता है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण के समय छात्रों के ज्ञानेंद्रियों को आधार बनाए। तो ये रहा हमारा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं सिद्धांत, जो है स्व अधिगम का सिद्धांत। शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण के द्वारा छात्रों में इस प्रकार की मानसिकता विकसित करे कि छात्र स्वतंत्र ही सीखने की आदत विकसित कर सके। इसके लिए छात्र में आत्मविश्वास, अनुदेशनात्मक क्षमताओं तथा स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु शिक्षक द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षक द्वारा छात्रों को इस तरह का वातावरण प्रदान करना चाहिए कि उसमें स्वयं ही स्वाध्याय की मानसिकता विकसित हो जाए। तो ये रहा स्व अधिगम का सिद्धांत। अब हम लोग अपना अगला और आखिरी सिद्धांत देखते हैं, जो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, वह है प्रभाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत में छात्रों की संतुष्टि और असंतुष्टि को देखने का प्रयास किया जाता है। यदि छात्र अपने सीखने के कार्य संतुष्ट रहता है तो छात्र के सीखने की प्रक्रिया पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। छात्र उस कार्य को करने में अधिक रुचि लेने लगता है। इसके विपरीत यदि छात्र सीखने के कार्य से असंतुष्ट है तो वह सीखने की प्रक्रिया में अपने आप को दूर करने लगता है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि वह प्रभाव के सिद्धांत के अंतर्गत इस प्रकार के शिक्षण कार्य करे कि छात्र पर उसका धनात्मक प्रभाव पड़े और छात्र अधिक उत्साह के साथ सीखने में रुचि ले सके। तो ये रहा हमारा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जाने हैं अभी। अब जो हमारा शिक्षण का सिद्धांत एवं विधियाँ बुक है, उसका जो पहला चैप्टर था, उसके जो बचे हुए टॉपिक हैं, जब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।